हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। तो आज आपके भैया आपके लिए लेकर के आ गए हैं हिंदी का एक ऐसा वायरल क्वेश्चन पेपर। मेरे प्यारे साथी, अगर आप इसको एग्जाम से पहले सेट को पढ़ के चले जाते हो, इस 801 डीजी सेट को पढ़ के चले जाते हो क्वेश्चन पेपर को, मेरे प्यारे साथी मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आपका 18 फरवरी को जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर लगा है ना, उस क्वेश्चन पेपर में आपके भैया की गारंटी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपको टेंशन फ्री होकर के पेपर देने जाना है अगर आपने इस क्लास को देख लिया। मेरे साथी, इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं इस क्लास के अंदर, है ना, जिसकी आपने संकल्पना भी नहीं की होगी, है ना। तो क्लास को पूरी देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करूंगा तो आपके हिंदी के पेपर में 18 फरवरी वाले दिन आपको सबसे पहले भैया 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न यानी 20 नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने 20 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे वह सारे क्वेश्चंस आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद 18 फरवरी वाले दिन आपको 50 नंबर के आपको वर्णात्मक क्वेश्चंस कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, तो वह सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण, शानदार, इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अपना भला चाहते हो तो आप सबसे पहले इस क्लास को अपने किसी एक बेहतरीन से अच्छे फ्रेंड तक शेयर कर देना, ताकि उसका भला होगा तब जाकर के आपका भला होगा, ठीक है। क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, क्योंकि भला तभी होता है जब आप दूसरे का भला करोगे। तो लाइक कर देना। अगर शेयर नहीं किया, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट की वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे कि हमारे पेपर में जो हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वहां पर हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए मैं आपको एक एक करके वह सारे क्वेश्चंस डिस्कस कराता हूं, है ना। आप सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं अपने पहले प्रश्न की बात करता हूं प्यारे साथी, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। मेरे प्यारे साथी, वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके और इस क्वेश्चन पेपर को 18 फरवरी ऊपर लिख देना, ताकि जब 18 फरवरी को देने जाओ तो यही वाला क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन से हैं प्यारे साथी? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि भैया छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन से हैं। मेरे प्यारे साथी, यशपाल दे रखा है, वृंदावन लाल वर्मा दे रखा है, राम कुमार वर्मा दे रखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र दे रखा है। तो यहां से अगर मैं अपने सही उत्तर की बात करता हूं तो हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। कि छायावादी युग के हमारे जो प्रमुख लेखक हो जाएंगे वो हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नोट किया होगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, सिंदूर की होली दे रखा है, ध्रुव स्वामिनी आपका दे रखा है, प्रतिशोध दे रखा है, ठीक है। और यहां पर ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बता देना है कि भैया जयशंकर प्रसाद जी का नाटक इनमें से कौन सा है। तो सभी को पता होगा ध्रुव स्वामिनी, है ना। बहुत बार मैंने इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। जब मैं 70 नंबर पक्का क्लास कराता था तो मैंने इसको बहुत बार करा रखा है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं यहां से सही उत्तर की बात करता हूं तो ध्रुव स्वामिनी आपको 100% क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीरजा के रचनाकार हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं नीरजा की बात करता हूं तो नीरजा हमारी किसकी रचना हो जाएगी? चलिए बताइए सभी लोग, नीरजा किसकी रचना हो जाएगी? तो यहां से हमारी ये रचना महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि छायावादी युग की रचना कौन सी है। देखिए, प्रेम माधुरी दे रखा है, चित्राधर दे रखा है, उद्धव शतक दे रखा है, सारंगधर दे रखा है, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, इसमें से अगर मैं बात करता हूं कि हमारी छायावादी युग की रचना कौन सी है, तो सभी प्यारे साथी चित्राधार को बिल्कुल पेपर में सही टिक लगा करके आएंगे, ठीक है। और एवरी क्वेश्चंस का अगर आपने, मतलब जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन को अगर कहीं ना कहीं आपने नोट कर लिया मेरे प्यारे साथी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। फिलहाल जो भी प्यारे साथी एकदम नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की इस वीडियो का हम लोग लाइक एम रखते हैं प्यारे साथी 1000 लाइक, ठीक है। 1000 से ज़्यादा लाइक अगर आप कर दोगे तो आप इजीली मेरे मुताबिक, है ना, आपके भैया की आपके साथ शुभकामनाएं हैं, आप लोग इजीली 90+ हिंदी में ले आओगे। और इस वीडियो को शेयर कर देना यार, इतना शेयर करना कि ये वीडियो 1000 लाइक से ज़्यादा पहुँच जाए। और आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ, मतलब मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, आप बेहतर स्कोर करके आएंगे, है ना। 5वें क्वेश्चन को नोट करो कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताने का कृपा करें कि शिवा बावनी रचना किसकी है।
5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कृपा करें। ठीक है मेरे प्यारे साथी, यहां से अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के अपने राइट आंसर की, तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो हमें आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है जो भी प्यारे साथी देख रहे हैं यहां पर आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा, और जो भी जिसको भी भैया आंसर पता है वही आंसर कमेंट करेगा और उसकी कमेंट को हम फाइनली लाइक करेंगे। ठीक है इस तरीके से तो आप हमें कमेंट करके बताना इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन जो हमारे पंत हैं, ठीक है, इनमें से इनकी रचना कौन सी? उर्वशी दे रखी, परिमल दे रखी, पल्लव दे रखी, कामायनी। चलिए बात करते हैं अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी, तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? उर्वशी दे रखा है, परिमल दे रखा है, पल्लव दे रखा है, कामायनी। कामायनी हमारी किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की। लेकिन हमारी पल्लव की अगर मैं बात करता हूं तो पल्लव यहां पर आपकी बिल्कुल सही रचना हो जाएगी। ठीक है सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है ना। फिलहाल पल्लव और कामायनी में से आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है यहाँ से कामायनी किसकी रचना? सुमित्रा नंदन पंत की है कि पल्लव है? पल्लव और कामायनी में से आप किसी एक को सही करेंगे, कमेंट करके बताएंगे दोनों में से कौन आपका राइट आंसर है। ठीक है ये मैं पोल के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गबन किस विधा की रचना है? तो सभी को याद कर लेना है मेरे प्यारे साथी कि गबन जो एक तरीके से हमारी रचना है ना, ये हमारे उपन्यास विधा की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है और इसके लेखक कौन है? तो गबन और गोदान दोनों के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है मुंशी प्रेमचंद्र जो हमारे हैं वो गबन के भी लेखक हैं और गोदान के भी लेखक हैं, और गबन और गोदान दोनों की दोनों रचनाएं पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं भाई आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा कि छायावादी युगीन रचना है ना। अगर मैं अपने 8वें क्वेश्चंस की बात करता हूं, 8वें नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छायावादी युग की रचना कौन सी है? देखो प्रिय प्रवास दे रखा है, कामायनी दे रखा है, और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उस क्वेश्चन में मैंने आपको राइट आंसर बताया था, ऐसे रैंडम से मैंने लिख दिया था, हालांकि उसके ऑप्शन को मैंने टिक नहीं लगाया था। देखिए उसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ऐसे ही अगर मैं 8वें नंबर के राइट आंसर की बात करता हूं कि छायावादी युगीन रचना कौन सी है, तो देखिए प्रिय प्रवास दे रखा है, कामायनी दे रखा है, साकेत दे रखा है, और आपका वैदेही वनवास दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपको इन 4 ऑप्शन में से यह बताना है कि छायावादी युग की रचना आपकी कौन सी है ना। तो अगर मैं छायावादी युग की रचना की बात करता हूं तो यहां से हमारी बिल्कुल कामायनी रचना हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है तो कामायनी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। अगर मैं अपने प्रश्न नंबर 9 की बात करता हूं कि प्रेम तरंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो प्रेम तरंग को बताना है ये किसकी रचना है। तो प्रेम तरंग जो हमारी है ये हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है ना। अगर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करता हूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी रचना अधिकतर पेपर में आती है, तो उनमें से हमारी एक महत्वपूर्ण रचना प्रेम तरंग है। इसको सभी बच्चे बहुत अच्छे से प्यारे साथी आप तैयार कर लेना, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चंस की, है ना। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी जो हमारा नाटक है, ठीक है, सबसे पहली बात कि जो ध्रुव स्वामिनी है ये नाटक हमारा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे कि यह हमारे ध्रुव स्वामिनी एक नाटक विधा की रचना है। ठीक है अगर मैं इसके रचनाकार की बात करता हूं तो आप लोग इसको नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर को कि जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर आपको डबल बार दे रखा है जयशंकर प्रसाद, आप इसको काट करके यहाँ पर आप लोग राजेंद्र प्रसाद कर लीजिए। ठीक है राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क और राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी हम सभी को पता है, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो आप कहेंगे भैया जयशंकर प्रसाद की हैं, नोट कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं भाई। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चलिए सभी लोग नोट करिए। और अभी मैं आप लोगों को क्लास के बीच में मेरे प्यारे साथी
अभी मैं आप लोगों को क्लास के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देने वाला हूं ई बुक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास इस समय कमेंट कर रहे हैं कि भैया जी आप ई बुक के बारे में बता रहे हो हर बार हर वीडियो में, पर ई बुक मिलेगी कहाँ से, मुझे लेना है, क्योंकि मेरे पास ई बुक को लेने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि मुझे ज़रूरी है, क्योंकि ई बुक में वह सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ जिन चीज़ों में आपको पढ़ करके आप डेफिनेटली आप 70+ नंबर ला रहे होंगे। तो उन चीज़ों को पढ़कर आप 90+ से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं केवल एक चीज़ को पढ़ करके। अभी मैं आपको बताऊंगा ई बुक क्या है और आपको कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फिलहाल आप बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको वीडियो में सब कुछ हिंदी का पूरा डाउट इसी क्लास के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर मैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिए यहां पर हमारा ये रस से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए रस से सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बता देना आपको करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं वीर रस के स्थायी भाव की बात करता हूं तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे भैया शोक, ठीक है, शोक कर लेंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है मेरे प्यारे साथी। तो पीपर पात सरिस मंडोला में अगर मैं अलंकार की बात करता हूं, है ना, तो यहां से हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि रोला किस प्रकार का छंद है मेरे प्यारे साथी। रोला को सभी लगा लेंगे सम्मात्रिक, ठीक है, सभी लोग सम्मात्रिक लगा लेंगे। रोला हमारा एक तरीके से सम्मात्रिक छंद होता है, तो सम्मात्रिक को सही लगा लेंगे, है ना। यहां तक कि हमारे टोटल 13 नंबर क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, समास से लिया गया है, हालांकि ये समास का तो है ही नहीं, ये हमारे उपसर्ग से क्वेश्चन है, ठीक है, उपसर्ग। तो इस बात को याद कर लेना, ये उपसर्ग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो अगर मैं अभ्यागत की बात करता हूं तो ऑप्शन से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर आपका अभिधन ज्ञात होगा, अभिधन अज्ञात, ठीक है, अब ज्ञात, ठीक है। तो यहां पर हमारा अभी जो होगा प्यारे साथी हमारा क्या होगा, यहां पर उपसर्ग होगा, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, अब बेहद अच्छे से अभ्यागत को अब जब भी आपके पेपर में अभ्यागत शब्द आता है ना, सॉरी बार बार कफ बनने लगता है, ठीक है। फिलहाल अभ्यागत शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपका जो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग जो प्रयुक्त होगा वह आपका अभी होगा, क्या होगा भाई, अभी होगा, है ना। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए मैं बात करता हूं आगे के क्वेश्चंस की। प्यारे साथियों यहां से देखिए आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं वह सारे ऑप्शन जिसमें मैंने अभी जस्ट अभी को टिक लगाया था ना, तो उसी का ये अभी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे, है ना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रपाणी में कौन सा समास होगा, है ना। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और देखिए जिस टाइप से जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं मैं वह सारी चीजें बताता चल रहा हूं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था रस से क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अलंकार से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मैं आपको एवरी चीजें बताता चल रहा हूं। यहां पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये हमारा समास से पूछा गया है, ठीक है। समास की अगर मैं बात करता हूं कि भैया जी हमारा समास से कैसा क्वेश्चन आता है, तो देखिए ऐसा आता है क्वेश्चन कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पर चक्रपाणी शब्द की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें देखिए सबसे पहले समास कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली याद कर लेना। चक्रपाणी में अगर मैं समास की बात करता हूँ प्यारी साथी तो यहाँ हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे अगर मैं 16 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पुहूप, क्या कह रहा है, पुहूप यहाँ पर हमारा एक शब्द दे रखा है, ठीक। अब देखिए पुहुप शब्द में आपसे कह रहा है बताइएगा इसका तत्सम रूप क्या होगा, है ना। बताइएगा इस पुहुप शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए बात करते हैं पुहुप शब्द का। अगर मैं सही आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी तो यहां से हमारा पुष्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा पुष्प है देखिए उसी से कुछ ना कुछ मिलता जुलता पुहुप लग रहा है। तो यहां से मैं सिंपल से ऐसे भी कह सकता हूं ट्रिक के माध्यम से कि पुहुप का हमारा शब्द जो तत्सम होगा वह पुष्प हो जाएगा, या फिर मैं याद भी कर लूंगा कि पुष्प हमारा पुहुप का क्या होता है, तत्सम होता है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हो, जिस जैसे मन चाहे वैसे आप क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि तास्याम जो हमारा शब्द है, ठीक है, तास्याम ये एक प्रकार से तद से लिया गया शब्द है। किससे लिया गया, तद के स्त्रीलिंग शब्द से लिया गया एक विभक्ति वचन है। तो आपको बताना है इसका विभक्ति क्या होगा और आपको बताना है इसका वचन क्या होगा, ठीक है। विभक्ति बताना है और इसका वचन बताना है। चलिए यहाँ पर अगर मैं 17 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करता हूँ तो आप लगाएंगे सप्तमी विभक्ति और एक वचन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है।
तो देखिए कर्मवाच्य दे रखा है, भाववाच्य दे रखा है, कर्तवाच्य दे रखा है और आपका इनमें से कोई नहीं दे रखा है। तो यहां से आपको बताना है कि पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है, सॉरी पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा भेद होगा। तो यहां से अगर मैं क्रिया के भेद की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर नोट कीजिए कि विकारी पद के कितने भेद होते हैं। तो अगर मैं विकारी की बात करता हूं तो विकारी हमारे कौन से होते हैं, जैसे हमारा हो गया, ठीक है, क्रिया हो गई, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। तो ये सारे हमारे विकारी पद होते हैं। क्या हो गया, क्रिया हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे विकारी नहीं अविकारी पद, सॉरी विकारी पद होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे 4 तरीके से होते हैं, ठीक, क्रिया, ठीक है, संज्ञा और हमारा सर्वनाम, और एक और होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, ये 4 आपके क्या होते हैं, एक और होता है कोई, है ना, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि विकारी पद में हमारे 4 अंतिम जो हमने आपको बताया ना, 3 तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तीसरा भेद तीसरा पद कौन सा होता है विकारी का, आप वो हमें कमेंट करके बताएंगे, है ना। 20वें नंबर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ 20 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी पद है ना। यहाँ पर आपको अविकारी पद बताना है कि कौन सा होगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं और बताते हैं कि भैया अविकारी पद यहाँ पर कौन सा होगा। चलिए, बेशक आपको यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए आपने बहुत अच्छे से नोट किए होंगे और डेफिनेटली आप लोग अपने उन 20 प्रश्नों को नोट कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, जो आपको 18 फरवरी वाले दिन हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेटली आपका जब भी एग्जाम होने वाला है आपने इस क्लास को प्रॉपर देख लेना है। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बोनस टिप बताऊंगा प्यारे साथी, और इस ई बुक के बारे में जिसने भी 1 मिनट देकर समझ लिया और इसके बारे में एक बार सोचा कि इसको लेना है या नहीं लेना है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसको लेने के बाद ना प्यारे साथी आप ये कहोगे कि भैया जी अभी तक ये वीडियो मेरे पास इतने पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि इसको मुझे लेना था, क्योंकि यही वो चीज़ है जो मुझे बहुत दिनों से चाहिए थी। अभी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करना, ये ई बुक क्या है, इसमें क्या चीज़ें होंगी, है ना, सभी बताऊंगा। बस क्लास को धीरे धीरे देखते रहिएगा। मैं आपको 50 नंबर वाले क्वेश्चंस पर फोकस करा रहा हूं, क्योंकि भाई ये हमारे सबसे ज़रूरी हैं, ये हमारे सबसे ज़रूरी हैं। 100% क्वेश्चन तो यहीं से आता है, 70-80% क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर तो आप इधर उधर से पूछ कर भी लेंगे, लेकिन ये 50 नंबर का क्वेश्चंस कैसे करोगे वो जरा समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपके वर्णात्मक क्वेश्चन जो 50 नंबर के आएंगे उसमें देखिए, अगर मैं सबसे पहले अपने प्रश्न की बात करता हूं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं अपने पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखिए आपको पेपर में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथी वह आपका गद्यांश का होगा, गद्यांश। ठीक है, आपके पेपर में 6 नंबर का गद्यांश आएगा। अगर मैं गद्यांश की बात करता हूं तो देखिए यहां पर आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं और एवरी प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होता है। तो मेरे प्यारे साथी 6 नंबर आप कैसे लोगे मैं आपको बताता हूं, बस समझना ध्यान से एकदम। सबसे पहले क्या करोगे, पहला क्वेश्चन संदर्भ वाला तैयार कर लोगे, दूसरा क्वेश्चन व्याख्या वाला तैयार कर लोगे, और जो तीसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है वह इसी गद्यांश पर आधारित आता है। तो आपको उस वाले तीसरे वाले जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना वह आपको इसी गद्यांश से ढूंढ करके लिखना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वह हमारा संदर्भ का क्वेश्चन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपका आएगा वह हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या का आएगा। अगर मैं इस गद्यांश की बात करता हूँ तो देखिए, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। तो सभी को पता चल रहा होगा कि ये जो हमारा गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे साथी किस चैप्टर से लिया गया है। तो सभी कहेंगे भैया ये हमारे ममता चैप्टर से लिया गया। किस पार्ट से लिया गया है? ये हमारे ममता पार्ट से लिया गया। और ममता पार्ट को मैं आपको बता देता हूँ कि ममता पार्ट आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जितने भी गद्यांश हैं वह सारे गद्यांश एक बार पेपर से पहले जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ममता के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है वो तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अपने दूसरे गद्यांश की बात करता हूं तो दूसरा गद्यांश देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में एक अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसको तैयार कर लेना, और ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है मेरे प्यारे साथी। अगर मैं इस गद्यांश की बात करता हूं तो यहाँ पर भी हमारे वही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो संदर्भ वाला ही आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें क्वेश्चंस बदल दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिएगा। बच्चे डायरेक्ट पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख के चले आते हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथी अगर आप संदर्भ में दोनों चीज़ें लिखेंगे। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूँ तो प्यारे साथी ये हमारे भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा पाठ कौन सा है? भारतीय संस्कृति। देखिए, भारतीय संस्कृति भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ना भाई। आपको मैं वह सारे चैप्टर बता रहा हूँ जिनसे सबसे ज़्यादा गद्यांश पद्यांश आते हैं,
है ना। तो पाठ हमारा जो भारतीय संस्कृति है, इसके अगर मैं बात करता हूँ इसके लेखक की, तो आप लोग नोट कर लेना, राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका भारतीय संस्कृति है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ममता है। और इन दोनों चैप्टर के साथ साथ मेरे प्यारे साथी एक चैप्टर है आपका मित्रता। उस चैप्टर को भी अच्छे से उसके गद्यांशों को पढ़ के चले जाना। मतलब एक बार अगर आपने केवल इन 3 चैप्टर को ही पढ़ लिया ना, तो भी अगर पेपर में कोई गद्यांश आते हैं कर लोगे बस। ममता के लेखक कौन है तो आपको मैं बता देता हूँ। ममता के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसको जरा समझ लेना, इस चीज़ को नोट कर लेना कहीं ना कहीं, ठीक है। ममता मतलब एवरी चैप्टर के लेखक का नाम याद कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ चैप्टर को पढ़ लेना। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ इस गद्यांश वाला क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ये वाला गद्यांश और ये वाला गद्यांश, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसी तरीके से पद्यांश आपके पेपर में आता है और वह भी आपका 6 नंबर का आता है। चलो उसको देखते हैं और उसको कैसे करना है, चलिए उसको समझते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा पेपर में। जो वर्णनात्मक क्वेश्चंस का 2 क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको बताया वो हमारा पद्यांश का क्वेश्चन आएगा। जो भी प्यारे साथी क्लास में बने रहेंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 100% अभी मैं आपको ई बुक के बारे में जानकारी दूंगा। जस्ट पद्यांश के बाद आप पद्यांश समझ लीजिए, मैं आपको ई बुक के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आपने ई बुक को एक बार समझ लिया तो हिंदी में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में 90+ लाने की ये दवा है आपके लिए, मेडिसिन। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं पद्यांश की बात करता हूं तो देखिए इसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है, इसको समझ लीजिए। इसको प्रिपेयर करने के लिए मेरे प्यारे साथी इस 2 पद्यांश, सबसे पहले तो इस पद्यांश को तैयार कर लो, है ना। चींटी है प्राणी सामाजिक, बहुत महत्वपूर्ण है। 100% ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, देख लेना। 100% फंसेगा तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम कर लो, एकदम बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना। किसी ना किसी कॉपी में एकदम स्क्रीनशॉट लेकर के चिपका लेना कहीं पर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह है श्रमजीवी, वह है सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूले बालों की सी कतरन, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसके पद्यांशों की बात करता हूं कि कैसे कैसे प्यारे साथी यहां पर हमारे प्रश्न आते हैं, ठीक है भैया जी, कैसे कैसे हमारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा प्रश्न, वह आपका संदर्भ का यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वह आपका व्याख्या का भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं ना, तो डिट्टो सेम यहां पर आपको तीसरा क्वेश्चन भी आपको इसी पद्यांश से देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथी, आप जिस भी पद्यांश को गद्यांश को तैयार करते हो, सबसे पहले तो आप उसके पाठ का नाम याद कर लेना, ठीक है। उसका क्या पाठ था और उसके लेखक, या फिर अगर आप पद्यांश पढ़ रहे हो तो पद्यांशों में कवि का नाम याद कर लेना। जैसे कि अगर मैं इस चींटी वाले की बात करता हूं तो किस चैप्टर से लिया गया, किस पार्ट से लिया गया है, तो यह प्यारे साथी हमारे चींटी, है ना, इसका नेम ही है चींटी। और अगर इसमें कवि की बात करता हूं तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत इसके कवि हैं, है ना। तो मेरी बात अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लेना, है ना। किसी भी पद्यांश को तैयार करना, उसके पाठ का नाम, कवि का नाम तैयार कर लेना। और व्याख्या कैसे तैयार करोगे वह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि व्याख्या आप टहल के याद कर सकते हो, कहानी की तरह याद कर सकते हो और बना बना करके भी लिख सकते हो, तो वह आप पर डिपेंड करता है। मैं बता रहा हूँ इसको 100% नोट कर लेना, कहीं ना कहीं जरूर पेपर में आएगा, ठीक है। और इसके बाद देखो और भी इंपॉर्टेंट, मतलब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह लो इसको, मतलब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये पद्यांश है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग लौकिक, ठीक है, अनुराग अलौकिक, सॉरी लौकिक नहीं अलौकिक। यह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम में तम में जो लेता है, सॉरी जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, है ना। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि मैं जो भी पेपर में लेता हूं ना, वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। अगर आप उसको नोट कर लेते हो ना, उसको तैयार कर लेते हो, तो उससे बाहर कोई पेपर में नहीं आएगा। तो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम से पहले इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा पद्यांश था प्यारे साथी, इसको अगर मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, ये अगर मैं क्लियर कर दूं तो ये हमारा लिया गया था आपके एक मिनट में भी, ये स्वदेश प्रेम चैप्टर से लिया गया था, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला पद्यांश है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, ठीक है, मेरे प्यारे साथी ये आपका लिया गया है, सॉरी, ठीक है, स्वदेश प्रेम चैप्टर से। किससे लिया गया? स्वदेश प्रेम चैप्टर से लिया गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि ये जो हमारा पद्यांश है स्वदेश प्रेम से जो लिया गया है, इसके अगर मैं कवि की बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे पद्यांश हैं तो जायज़ सी बात है कि इसमें हमारे कवि होंगे, ठीक है। तो इसके कवि मेरे प्यारे साथी मैं यहीं लिख दे रहा हूं,
इसके कवि हमारे हैं राम नरेश त्रिपाठी। कौन है भाई? राम नरेश त्रिपाठी। बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर है और डेफिनेटली एवरी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, यहाँ से आपको 100 के 100% मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। अगर मैं बात करता हूं तो आगे आपके पेपर में मैं क्लियर कर देता हूं कि आगे पेपर में आपको मैं संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश क्लियर कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश देखने से पहले एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था कि भैया यहाँ पर जो मैंने आपको पद्यांश बताया था अभी, ठीक है, उसमें क्या था कि आप लोगों के मैंने यहाँ पर देख लीजिए कि 3 क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कराए थे। ठीक है, और सेम टू सेम वही 3 क्वेश्चंस आते हैं। संदर्भ वाला क्वेश्चंस मैंने आगे डिस्कस करा दिया था। फिलहाल यहाँ पर हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या वाला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा गद्यांश की तरह सेम पद्यांश में भी आता है, अंतिम क्वेश्चन जो कि हमारा पद्यांश से आधारित होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कि विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है ना, उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर लिखिएगा। मेरे प्यारे साथी, इन चीज़ों को आप समझना। ठीक है, जो भी गद्यांश के पद्यांश के क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको चीज़ें बताता चलता हूं कि कहां से कैसे कैसे आपको हल करना है। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग इस चैप्टर को है ना, स्वदेश प्रेम चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना जा करके। ठीक है, आपको ये वाला गद्यांश की व्याख्या आप कर ले जाएंगे। फिलहाल इसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो हमारा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको यहां पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, वो हमारी है ई बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ई बुक के बारे में बहुत अलग अलग प्रकार की चर्चाएं थी कि भैया जी ई बुक में है क्या, आखिर में क्यों ई बुक के बारे में इतना आप जोर दे रहे हो। मेरे भाई 1 मिनट आप मेरी बातों को सुन लेना, बस 1 मिनट देना, और मेरे प्यारे साथी आपको वह मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, मेरी पूरी टीम ने मिलकर आपके लिए भैया ई बुक रेडी कर दी गई। इस ई बुक को रेडी करने में हम 3 लोगों ने, मैंने और मेरे सर्वेश भाई ने और भैया यहाँ पर हमारे विपिन जी ने मिलकर के आपके लोगों के लिए ई बुक रेडी की है। सर्वेश ने, मैंने और विपिन जी ने मिलकर के आपके लिए ई बुक रेडी की है। और इन ई बुक में अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, स्टार्टिंग में ये ई बुक मात्र एक सब्जेक्ट की, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ई बुक आखिर में है क्या। ई बुक एक तरीके से मेरे प्यारे साथी आपकी एक पीडीएफ फॉर्म में वो कोर्स है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपका एक कोर्स है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं, इस पीडीएफ फॉर्म के जो कोर्स में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट 100+ एमसीक्यू मिलेंगे। 100+ नहीं, लगभग 100 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके गद्यांश है, पद्यांश आ जाता है। ठीक है, आपका पत्र आ जाता है, अपनी निबंध रचना आ जाती है। ठीक है, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, संस्कृत के क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आती है। किसके इंपॉर्टेंट टॉपिक? मेरे प्यारे साथी, आपको जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वह सारे टॉपिक आपको इस ई बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरी बातों को 1 मिनट सुन लेना, कैसे लेना है, कितने की पड़ेगी, वह सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इस ई बुक को रेडी करने में, मेरी पूरी टीम ने मिलकर के रेडी की है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहां पर जैसे कि मैथ वाले अगर मैं बात करता हूं, मैथ में जैसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, मैथ में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथ के लिए मेरे प्यारे साथी लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर दिए गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारा कुछ आपको ई बुक में मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ साइंस में, मैं साइंस में चला जाता हूँ। ठीक है, तो साइंस में देखिए आपको क्या होगा कि इंपॉर्टेंट जितने भी फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फिगर वाले क्वेश्चंस हैं वह मिलेंगे। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अंतर वाले क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे साथी वह आपको मिलेंगे। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना साइंस में, मेरे प्यारे साथी आपको वह मिलेंगे। अब देखिए मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपका ई बुक होगा ना, ये जो ई बुक होगी मेरे प्यारे साथी, इसमें आपको हिंदी, ठीक है, हिंदी की अलग, इंग्लिश की आपको अलग, मैथ की आपको अलग, ठीक है, और आपको साइंस की अलग, ठीक है, और इसके अलावा सोशल साइंस की आपको अलग। और अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट की ई बुक लेना चाहते हैं ना, तो मेरे प्यारे साथी एक सब्जेक्ट की अगर आप ई बुक लोगे तो ये ई बुक मात्र आपको 15 रुपये में पड़ेगी। एक सब्जेक्ट की ई बुक मात्र 15 रुपये में। देखिए सर्वेश भाई कह रहे हैं इतनी मेहनत करके हमने बनाई है और आप 15 रुपये में दे रहे हैं। मेरे भाई सर्वेश जी रुक जाइएगा, बच्चे जब थोड़ा सा हमारे चैनल पर बढ़ेंगे
तो हम चीज़ों को महंगा कर देंगे भाई, हमने भी मेहनत की है ना, हमें भी तो कुछ चाहिए। फिलहाल अभी के लिए केवल हम लोग वही बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में इतने कम प्राइस में दे रहे हैं कि हर बच्चा इसको स्टार्टिंग में लेने की कोशिश कर ले, क्योंकि मेरी पूरी टीम लगी हुई थी इस पर, साल भर की मेहनत थी और वह बन के रेडी हो चुका है ना। हिंदी की लेना है तो एक सब्जेक्ट की आपको 15 रुपये की मिलेगी, अगर आपको इंग्लिश की लेना है तो एक सब्जेक्ट की 15 रुपये की पड़ेगी, मैथ्स की अगर आपको लेनी तो एक सब्जेक्ट की 15 रुपये की पड़ेगी, सोशल साइंस की लेनी तो एक सब्जेक्ट की 15 रुपये की पड़ेगी। अगर मेरे प्यारे भाई आप सभी सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि भैया जी इतने कम प्राइस में बता दीजिए कितने सारी की सारी कितने की पड़ेंगी, तो अगर 5 सब्जेक्ट की आप लेना चाहते हो मेरे प्यारे साथी, तो आपको मात्र 75 रुपये में सभी मिल जाएंगी। अब ये मिलेंगी कहाँ से, मैं वह भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपको मेरे प्यारे साथी डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, हर सब्जेक्ट के सामने, ठीक है, हर सब्जेक्ट पढ़े होंगे, हर एक आपका सब्जेक्ट पढ़ा होगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ा होगा, ठीक है, आपका इंग्लिश पढ़ा होगा, इसके अलावा मैथ पढ़ा होगा आपका, ठीक है, साइंस पढ़ा होगा आपका, सोशल साइंस पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पढ़े होंगे। और इनके सामने आपको मेरे प्यारे साथी HTTP करके, क्यों सर्विस ऐसा है ना कुछ, हाँ, तो HTTP करके आपको यहाँ पर लिंक पड़ा होगा, ठीक है, HTTP करके यही लिंक है ना भाई सर्वेश जी, ऐसा ना, हाँ ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या है कि लिंक पड़े होंगे मिलेंगे, तो ये सारे लिंक पर जैसे ही आप किसी ई बुक को लेने जाओगे उस पर क्लिक करोगे तो ये लिंक आपको ई बुक वाले सेक्शन में लेकर चली जाएगी। वहाँ आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आपके पास सुविधा है उस सुविधा से पे करके एक सब्जेक्ट की 15 रुपये में, ठीक है, एक सब्जेक्ट की 15 रुपये में, और सभी ले लोगे अभी के समय ऑफर में तो मात्र 75 रुपये में अभी आपको सारी मिल जाएंगी। एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक तो करके देखना जा करके कि क्या मैंने वहाँ लगा रखा है, ठीक है। अगर आप 15 रुपये की एक पे करके देखना, केवल एक बार ले करके 15 रुपये की आप सारी परचेस कर लोगे, इस बात की हितेश भैया की और मेरी पूरी टीम की गारंटी है ना। तो ये था हमारा इस बोनस टिप्स, ये थी हमारी आज की ई बुक का जानकारी। और जिस भी प्यारे साथी ने इस जानकारी को देखा है तो एक बार अगर स्कोर यहाँ से यहाँ लेकर आना है ना, तो एक बार इसके बारे में सोचना, थोड़ा सा सोचना कि भैया एक दिन हम 80 रुपये वाला बर्गर नहीं खाएंगे, 80 रुपये वाला बर्गर नहीं खाएंगे, 150 रुपये वाला पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, हम 75 रुपये में भैया की पाँचों ई बुक परचेस कर लेंगे। हमारे हितेश भैया ने बनाई है, पूरी टीम ने मिलकर बनाई, हम ले लेंगे, है ना। एक बार सोचना प्यारे साथी। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं अब यहाँ पर संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश के बारे में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं संस्कृत के गद्यांश की बात करता हूँ तो सबसे पहले संस्कृत के जो भी गद्यांश आते हैं उनमें सिंपल सा होता है, संदर्भ आता है 2 नंबर का, ठीक है, और अनुवाद इसमें पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आती है, ठीक है। तो जो हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है वह 3 नंबर का होता है, जो संदर्भ लिखने के लिए आता है वह 2 नंबर का। ओके, टोटल क्वेश्चंस 5 नंबर का पूछा जाता है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप 5 में 5 नंबर पूरे ले आएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे करना। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना, है ना। इस गद्यांश को एकदम 100% ये गद्यांश पेपर में आएगा, इसको नोट कर लेना, है ना। इसके अलावा इस चैप्टर के और भी महत्वपूर्ण गद्यांश है जिनको मैंने ई बुक में डाल रखा है, ठीक है। अगर आप ई बुक नहीं लेना चाहते, आप बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि मेरे लिए इतना है ही नहीं मेरे पास, मतलब आप समोसा ले आओगे, बर्गर खा लोगे, तो वो चीज़ ज़रूरी है, लेकिन एक ई बुक आप नहीं ले सकते 15 रुपये पे करके, 75 रुपये पे करके। तो आप मतलब आप अपना एजुकेशन पर चीज़ें नहीं खर्चा कर सकते, आप इधर उधर फर्जी चीज़ों में खर्चा कर सकते हैं, है ना। तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी इस ई बुक के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, गूगल से इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। 15 रुपये में एक सब्जेक्ट की और 75 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। चलो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि संस्कृत का भैया संदर्भ करना कैसे पेपर वाला, वो जरा बता दीजिए। देखो, सिंपल से इसकी जो भी हिंदी अनुवाद होता है ना, उसको आपको स्टोरी की तरह तैयार करना है। कहाँ से तैयार करोगे? चैप्टर में जाओगे, या फिर अगर मेरी ई बुक परचेस कर रखी है तो वहाँ पर हर एक पद्यांश आपको दे रखे होंगे, उसी पद्यांशों के गद्यांश आपको दे रखे होंगे, और गद्यांश के नीचे उसका बेहतरीन तरीके से हिंदी अनुवाद दे रखा है, और उस हिंदी अनुवाद में बताया गया है कि आप इसको कैसे तैयार करोगे स्टोरी की तरह, है ना। जब लोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे तो चीज़ें नहीं पता चलेंगी। हाँ, इंपॉर्टेंट बहुत है ये आपके बोर्ड के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा अथवा में जो पेपर में आएगा वो है आपका ये रहा, इसको भी तैयार कर लेना। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थकारम पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा, जो भी है इसको आप नोट कर लेना। ये भी हमारा 100% पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ये वाला गद्यांश, संस्कृत के गद्यांश वाला। इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश
अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो संस्कृत के पद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन सबसे पहला हमारा संदर्भ का आएगा भैया, ठीक, 2 नंबर का संदर्भ आएगा, और भाई 3 नंबर का हिंदी अनुवाद आएगा। अगर मैं 3 नंबर हिंदी अनुवाद की बात करता हूँ तो टोटल 2 + 3 हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और एवरी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे आसान जो क्वेश्चंस होता है इस पूरे हिंदी संस्कृत में वो है आपका इस श्लोक वाला कह लो या फिर पद्यांश वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये 2 लाइन का आता है और 2 लाइन की ही आप लोगों को क्या करनी होती है, हिंदी अनुवाद करनी होती है, ठीक है। यानी हिंदी अनुवाद आपको 2 लाइन का करना होता है, ठीक है। मेरी बातों को समझना आप लोग, ठीक है। कुछ नहीं होता, केवल संदर्भ लिखना सीख जाओ और हिंदी अनुवाद कर लोगे। अगर आपने इसको बाकायदा एक बार स्टोरी की तरह इसकी अनुवाद को पढ़ा, अगर आपने इसके अनुवाद को स्टोरी की तरह पढ़ा तो ये आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, नीर छिर विवेके हंसालस त्वमेव तनेषु चेत अमुखा स्फुट वक्ता चा जो जानत सा पंडिता। दूसरा हमारा, अपदो दुर्गामी नाचा साक्षरा नाचा पंडिता अमुका स्फुट वक्ता नायो जानत सा पंडिता। दोनों नोट कर लीजिए, दोनों आपके लिए बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल ये दोनों अगर आपने अच्छे से नोट कर लिए हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है कि हमारे पेपर में आएंगे, हितेश भैया ने बताया है, तो मैं इनको जरूर पेपर में तैयार करके जाऊंगा, ठीक है। चलो मैं आपको आगे बताता हूं कि आगे हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए भैया आगे बात करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है पेपर में वह आपको देखने को मिलेगा खंड काव्य से आधारित क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जो हमारा खंड काव्य वाला क्वेश्चन आता है ना पेपर में, ये आपका जिले के हिसाब से होता है कि जिस भी जिले में आप रहते हो, जिस भी जिले में यू यानी आप रहते हो, उस जिले के हिसाब से आपको खंड काव्य वाला ये क्वेश्चन तैयार करना होता है। मान लीजिए अगर आप कानपुर में रहते हो, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हो, अगर आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को ज्योति जवाहर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही आपके अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग आपके क्या होते हैं, खंड काव्य होते हैं। जैसे कर्ण हो गया, ज्योति जवाहर दूसरा हो गया, तीसरा मुक्ति दूत हो गया, चौथा अग्रपूजा हो गया, पांचवा हमारा जय सुभाष हो गया, छठा हमारा मेवाड़ मुकुट हो गया, सातवां मातृभूमि हो गया। तो अलग अलग जिले के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपके खंड काव्य होते हैं। मे भी अगर आपने चीज़ें अच्छे से मेरी समझी, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, तो हिंदी के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि खंड काव्य वाला क्वेश्चन एक बार तभी तैयार करना जब आपको पता हो कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य हर साल पूछा जाता है, ठीक है। कि मुक्ति दूत का आता है, कि ज्योति जवाहर का आता है, कि कर्ण का आता है, कि अग्रपूजा का आता है, कि जय सुभाष का आता है, ठीक है। तो एक बार इस बात को कन्फर्म करके अपने कॉलेज में पूछ लेना जा करके कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, फिर वह खंड काव्य आप तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पर अगर मैं आपको आगे बताना चाहूँ तो हमारा जो आगे का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर आके आपको मैं दिखाता हूँ। फिलहाल तो यहाँ थोड़ा सा छूट गया था, मैं बताना भूल गया था कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है ना, ये हमारे लेखक के जीवन परिचय पर क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। कि लेखक में से किसी एक लेखक का आप लोगों को जीवन परिचय बताना है, ठीक है। उनकी साथ ही साथ उनकी रचनाएं भी आपको, प्रमुख रचनाएं बतानी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है। चलिए मैं आपको कौन कौन से ऐसे लेखक के जीवन परिचय हैं जो आपको तैयार करने हैं, और अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके पेपर में लेखक में से वह सारे जीवन परिचय आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं, आप सारे जीवन परिचय को तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले अपने जीवन परिचय की, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है। दूसरा हमारा है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, है ना। तीसरा हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, है ना। मेरे प्यारे साथी, ये 3 जीवन परिचय आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे डेफिनेटली। अगर आपने यह 3 जीवन परिचय लेखक के तैयार कर लिए ना, तो आप लोग देख लेना, इससे बाहर आपका कोई भी जीवन परिचय आपके हिंदी के पेपर में 18 फरवरी वाले दिन कोई भी आपका नहीं आएगा, है ना। केवल अगर आपने ये 3 जीवन परिचय समय रहते तैयार कर लिए। ऐसे ही अगर मैं कवियों की बात करता हूं तो कवि में सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास और राम नरेश त्रिपाठी। अगर आप ये कवियों में 4 जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं, और अब आप कहेंगे कि भैया जी आपने कवियों में 4 बता दिए और आपने लेखक में केवल 3 क्यों बताए। देखिए उसकी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए आपके लेखक में थोड़े से चैप्टर ज़्यादा हैं, तो आपके कह सकता हूं कि लेखक के जीवन परिचय भी आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, सॉरी कम पूछे जाते हैं। लेखक के चैप्टर कम हैं और कवि के चैप्टर ज़्यादा हैं। तो सेम मतलब सेम सीधा डेफिनेशन ये निकलती है कि जिसमें ज़्यादा चीज़ें हैं उसकी ज़्यादा चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। कवियों में चैप्टर हमारे ज़्यादा हैं, तो कवियों के मैं ज़्यादा जीवन परिचय तैयार करूँगा। केवल 1 तैयार कर रहा हूँ ज़्यादा, वो भी नहीं 3 से 4, मतलब कि 2 से 3 ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं। केवल 1 एक्स्ट्रा है लेखक से, है ना। कवियों के 4 हैं, लेखक का 1 कम है, 3 है।
अगर आप इतने तैयार कर लोगे ना तो आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, और 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाने का मतलब ये है कि इसमें से आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, है ना। इस बात को याद रखना। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर मैं अपने 7वें प्रश्न की बात करता हूं तो कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कटसंत कोई एक श्लोक लिखिएगा। अगर मैं बात करता हूं अपने पेपर में कौन से हमें श्लोक लिख के आना है, तो आपको वही श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में प्यारे साथी ना पूछा गया हो। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में संस्कृत के पद्यांश कराए थे, है ना। तो वह जो संस्कृत के पद्यांश थे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग श्लोक बोलते हैं। और वह जो श्लोक होते हैं वह आपको नहीं लिख के आने हैं जो आपके पेपर में आते हैं, आपको वह श्लोक लिख के आना है जो आपके पेपर में ना पूछा गया हो, ठीक है। इस बात को आप समझना। ऐसे ही अगर मैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 8वां प्रश्न, तो 8वां क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा वह आपका पत्र का होगा। टोटल 2 पत्र आपके पेपर में आते, पहला पत्र ये, दूसरा ये, दोनों में से कोई एक पत्र आप पेपर में करके चले आना, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं कौन कौन से पत्र भैया जी हमें तैयार कर लेने हैं, तो देखिए सबसे पहले तो साफ सफाई वाला, ठीक है। दूसरा अपने जिस भी मतलब आपके फैमिली में, है ना, आपके परिवार में किसी की भी शादी है, ठीक है, तो उस पर आपको एक पत्र पूछ दिया जाता है। आपके भाई की शादी है, आपकी बड़ी बहन की शादी है, ठीक है, आपके किसी दोस्त की शादी है, आपकी किसी भी मेंबर की शादी हो सकती है। तो उस शादी में सम्मिलित होने के लिए आपको अपने प्रधानाचार्य को एक, कह सकते हो कि बड़े भाई, प्रधानाचार्य को नहीं, अपने मित्र को एक पत्र लिखना होता है कि मेरी भाई की शादी में, मेरी बड़ी बहन की शादी में आप लोग तुम आमंत्रित हो सको अपने परिवार के साथ में, तो उस पर पत्र आता है। और तीसरा पत्र आता है आप लोगों के, दूसरा पत्र आता है शहर की साफ सफाई पर, बहुत आता है, डेफिनेटली इसे तैयार जरूर कर लेना। और एक पत्र आता है प्रधानाचार्य पर, जहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको कुछ दिनों का आपको अवकाश चाहिए होता है। तो वह अवकाश किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है। आपको हो सकता हो बुखार आ गया हो, आपको हो सकता हो कहीं जाना हो, है ना, कुछ भी काम के लिए, तो उस पर आधारित एक आपसे पत्र पूछा जाता है। टोटल 3 पत्र आते हैं, 3 में से कोई भी 2 तैयार कर लोगे तो काम हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा, तो 4 क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर हमारे संस्कृत के यहाँ पर पूछे गए हैं। मेरे प्यारे साथी, मैं यहाँ पर आप लोगों को चारों क्वेश्चंस के आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर लिख लेना। सबसे पहला हमारा है वाराणसी कस्या नद्या कुले स्थिता। तो वाराणसी कस्या नद्या कुले स्थिता, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए हम आपको केवल 2 आंसर बताते हैं। पहले का आंसर क्या होगा, कस्या की जगह आप हमें कस्या की जगह कमेंट करके बताएंगे कस्या की जगह क्या होगा, ठीक है। एक आंसर मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके बाद अगर मैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रशेखरा एका प्रसिद्ध, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा चंद्रशेखरा का आसीत, तो चंद्रशेखरा एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्त चा आसीत। मेरे प्यारे साथी, इसको आप तैयार कर लेना, है ना। डेफिनेटली अगर आप इसको तैयार कर लोगे ना, तो आप देखना कि आपके बोर्ड के पेपर में ना इन्हीं में से सारे संस्कृत के क्वेश्चन आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि अस्माकम संस्कृति किदृशा अस्ति। तो अस्माकम संस्कृति सनातनी नित्या, है ना, सरस्वती, ठीक है, चा अस्ति। अगर मैं अपने चौथे क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली तैयार कर लेने हैं अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप ये 4 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो मेरे भाई, तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों के संस्कृत में से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये हमारे 9 क्वेश्चन तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको चलिए दिखाता हूं अपना 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर हमारा निबंध से क्वेश्चन आता है। 7 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन होता है। और पेपर में क्या होता है कि जो निबंध आते हैं वो ट्रेंडिंग आते हैं, कि कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वही ट्रेंडिंग निबंध आपसे पूछ लिया जाता है। मेरे प्यारे साथी, प्रदूषण पर्यावरण हर समय इंपॉर्टेंट होता है, हर समय ट्रेंडिंग रहता है। विज्ञान अभिशाप वरदान वृक्षारोपण जनसंख्या वृद्धि, और इसके अलावा बेरोजगारी एक समस्या, बेरोजगारी एक समस्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप तैयार कर लेना। अगर आपने आज के इस क्लास के अंदर ये 5 जो मैंने निबंध बताए वह तैयार कर लिए, तो मेरे प्यारे साथी निबंध में से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो को जिस भी प्यारे साथी ने एकदम शुरू से लगा करके, है ना, एकदम शुरू से लगाकर एकदम लास्ट तक देखा है ना, तो बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। मे भी अगर आपने ये वीडियो 18 फरवरी से पहले कभी भी देख ली, मैं आपसे कह रहा हूँ 90+ आपको हिंदी में आएगा। अगर आपने एक बार समय सोच लिया कि मुझे कैसे भी करके 75 रुपये पे करके ई बुक ले लेनी है, वो भी एक नहीं सारी, तो डेफिनेटली आप हर सब्जेक्ट में बेहतर स्कोर करके आओगे। और सारे के सारे लोग यही कहेंगे कि इस लड़के ने पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की, नंबर अच्छे कहाँ से ले आया,
है ना, पर उसे पता है वो कहाँ से लेकर के आया, वो ई बुक से लेकर के आया है। फिलहाल इस वीडियो में प्यारे साथी इतना ही। और हाँ, ई बुक बहुत मेहनत करके बनाई गई, इस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ। सभी लोगे तो सारी परचेस कर लेना, एक लोगे तो फिर कहोगे कि भैया जी सारी ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। एक बार ले करके देखना, किसी एक सब्जेक्ट की मज़ा आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।